हेडिंग है आतंकराज। निरंकुश राजा लुई 16 को मौत की सजा दे दी गई। जनता के द्वारा भी अपनी मर्जी से अपना नेता चुन लिया गया, फिर भी आतंकराज जैसे शब्द अभी भी बाकी हैं। तो आइए आगे देखते हैं। सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। यानी कि जो ये 1793 से 94 तक का एक पूरा वर्ष जो है वो आतंकराज कहलाया। रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। जो रॉबेस्पियर था उसकी जो नीति थी, दंड नीति थी, वह बहुत ही कठोर थी। तो उसने कठोर दंड नीति को अपनाया था। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, चाहे वो कुलीन हो, चाहे पादरी हो, है ना, एवं अन्य जो राजनीतिक दलों के सदस्य भी थे, उसकी कार्यशैली से यदि वे असहमति रखते या असहमति रखने वाले उसकी पार्टी के सदस्य थे, उन सभी को वह गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और उन्हें एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। अब ये जो कुलीन और पादरी वर्ग के जो लोग थे और जो उसी के राजनीति के दल के जो नेता थे या उसी की पार्टी के सदस्य थे, यदि वो भी उसकी किसी भी बात से असहमति जताते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था और एक क्रांतिकारी न्यायालय जो था, कोर्ट थी, उसके द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाता और यदि वो दोषी पाए जाते या गलत साबित होते तो फिर उनको गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सर काट दिया जाता था। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि एक नया शब्द आया है, गिलोटिन। तो आइए देखते हैं क्या है गिलोटिन। गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। जो गिलोटिन नाम की मशीन थी उसको डॉक्टर गिलोटिन ने बनाया था, इसीलिए इसका नाम गिलोटिन पड़ गया। ये होती क्या थी? तो दो बड़े ऊंचे खंबे जो होते थे उनके बीच में एक आरे, जो तेज धार की आरा होती थी, आरी, उसको लटका दिया जाता था रस्सी के सहारे और उसके ठीक नीचे एक गोलाई में ऐसा होता था कि जिसके नीचे अपराधी को सिर के बल लेटा दिया जाता था। जब वो रस्सी को खोल दिया जाता था तो वो आरी तेजी से आके उसकी गर्दन पर पड़ती थी, जिससे अपराधी का जो सिर था वो अलग हो जाता था। रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त यानी मांस एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहर में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। हमने जैसा कि पिछले भागों में पढ़ा था कि जनता बढ़ती कीमतों यानी महंगाई से परेशान थी, तो वहीं दूसरी तरफ वो खाने पीने की चीजों की जो कमी हो रही थी, उनका अभाव था, उससे भी परेशान थी। तो इसलिए जो इनका नेता था यानी जो रॉबेस्पियर था, उसने मजदूरी भी तय कर दी और कीमतें भी तय कर दी। क्योंकि यहाँ मजदूरी बहुत लंबे समय से बढ़ी नहीं थी, जबकि महंगाई जो थी वो दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन लोगों को जो मजदूरी मिलना चाहिए थी वो बढ़ती नहीं थी। इसके साथ ही जो गोश्त यानी जो मांस था और जो पाव रोटी थी, अब पाव रोटी जो थी वो बेकरी की दुकानों पे मिलती थी, लेकिन रॉबेस्पियर सरकार ने क्या किया कि गोश्त और पाव रोटी की राशनिंग कर दी, यानी कि अब ये राशन की दुकान पर मिलने लगे। इसके साथ ही किसानों के लिए भी एक नियम बनाया गया कि उनको सरकारी कीमत पर ही अपने अनाज को ले जाकर शहर में बेचना था। शहर की जो मंडियां होती थी उनमें बेचना था, लेकिन यदि कोई किसान कहीं और उसको बेचता तो उसके खिलाफ जो थी वो सख्त कार्यवाही की जाती थी। अब यहाँ रॉबेस्पियर सरकार ने मजदूरी और कीमत के लिए जो एक नियम बनाया था वो सही था। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे यानी कि मैदा के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। यहाँ पर एक नया नाम आया है, समता रोटी। मैदे पर रोक लगा दी गई, लेकिन फ्रांस के सभी नागरिकों के लिए एक जैसे गेहूं की बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली रोटी अनिवार्य कर दी गई, जिसको समता रोटी के नाम से जाना जाता था। यहाँ रॉबेस्पियर सरकार ने रोटी तक तय कर दी थी।
अब यहाँ से विद्रोह की स्थिति बन रही है। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मानस्यूर यानी महाशय एवं मदाम यानी महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयेन नागरिक एवं सितोयिन नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। यहाँ पर चर्चों को बंद कर दिया जाता है और उसको सेना के रहने के लिए या सेना के ऑफिसों के लिए और दफ्तरों के लिए उपयोग में लिया जाता है। साथ ही साथ प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, चाहे किसी भी स्टेट का व्यक्ति हो, सभी के लिए एक जैसा संबोधन किया जाने लगा। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय के द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। रॉबेस्पियर स्वतंत्रता को अपने हिसाब से रखना चाहता था। जो भी उसके खिलाफ जाता वह उसको मौत की सजा सुना देता था, लेकिन अंत में उसके समर्थक ही उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देते हैं और उसे दोषी करार दिया जाता है और फिर अगले ही दिन उसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है और मौत की सजा सुना दी जाती है। क्रियाकलाप, डेस्मोलिन्स और रॉबेस्पियर के विचारों की तुलना करें। यहाँ आपको डेस्मोलिन्स और रॉबेस्पियर ने अपने अपने जो विचार स्त्रोत घ में प्रकट किए हैं उनके विचारों की तुलना करनी है। राज्य शक्ति के प्रयोग से दोनों का क्या तात्पर्य है? निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई से रॉबेस्पियर का क्या मतलब है? डेस्मोलिन्स स्वतंत्रता को कैसे देखता है? एक बार फिर स्त्रोत ग देखें। व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में संविधान में कौन से प्रावधान थे? इस विषय पर अपनी कक्षा में। तो अभी जिस क्रियाकलाप के बारे में हमने पढ़ा, आइए उसको समझते हैं स्त्रोत घ में। स्वतंत्रता, लिबर्टी क्या है? दो परस्पर विरोधी विचार। यहाँ पर दो लोगों के विचार व्यक्त हो रहे हैं, एक तो पत्रकार डेस्मोलिन्स और दूसरा रॉबेस्पियर। क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेस्मोलिन्स ने सन 1793 में यह लिखा। उसके कुछ ही दिनों बाद आतंक राज के दौरान उसे फांसी दे दी गई। देखिए डेस्मोलिन्स ने क्या लिखा था। कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है, पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख शांति है, विवेक है, समानता एवं न्याय है। यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति को उसके दसियों सगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते तक लाना संभव है? तो यहाँ हमने देखा कि जो डेस्मोलिन्स थे उन्होंने स्वतंत्रता को सुख शांति, विवेक, समानता एवं न्याय है एवं यह अधिकारों का घोषणा पत्र है इस स्वरूप में प्रकट किया है। 7 फरवरी 1794 को रॉबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया जो ल मॉनिटर यूनिवर्सल अखबार में छपा। उसी भाषण का एक अंश यहाँ दिया गया है। लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। गणतंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। आतंक बस कठोरता, तुरंता और अनन्य न्याय है जिसका प्रयोग पितृभूमि की अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया ही जाएगा। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है। तो आपने ये पूरा पैराग्राफ देखा कि किस प्रकार से रॉबेस्पियर ने स्वतंत्रता को परिभाषित किया है और उस संबंध में क्या कहा है। तो
ये दोनों जो हैं रॉबेस्पियर और डेस्मोलिन्स, इन दोनों से संबंधित बातों को आपको यहाँ क्रियाकलाप में करना है। यहाँ रॉबेस्पियर ने डेस्मोलिन्स के विपरीत बात कही है कि हमने जिन शक्तियों को हराया है वो फिर से उठ खड़ी ना हो जाए, इसलिए चाहे घरेलू शक्ति हो या बाहरी शक्ति हो, उन्हें समाप्त करने के लिए हम आतंक का सहारा ले सकते हैं। 3.2 डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। अब जबकि जैकोबिन को सजा दे दी गई तो शासन कौन करेगा? तब जिनसे सत्ता छुड़ाई गई थी उन्हीं को फिर से सत्ता मिल जाती है, और जब इनको फिर से सत्ता मिल जाती है तो नए संविधान के अनुसार उन लोगों से मत का अधिकार छीन लेते हैं जिनके पास संपत्ति नहीं थी, यानी जो टैक्स चुकाते थे सत्ता उन्हीं को मिल गई। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका, जिसका नाम था डायरेक्टरी, को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासन काल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब यहाँ जब इनको सत्ता मिल चुकी है तो इन्होंने 5 सदस्यों वाली डायरेक्टरी इसलिए बनाई क्योंकि जो लुई 16 और रॉबेस्पियर था, इसके पास एक व्यक्ति केंद्रित सत्ता थी, और जब किसी एक व्यक्ति के पास सत्ता होती है तो वह तानाशाह की तरह व्यवहार करने लगता है। ठीक वैसा ही जैसा लुई 16 और रॉबेस्पियर ने किया। तो रॉबेस्पियर की इस नीति के कारण, जो उसने की थी, है ना, तो उस नीति के कारण उसके साथी भी परेशान हो गए थे। तो जब सत्ता परिवर्तन हुआ तब उसके विरोधियों ने इससे सबक लिया। किससे? एक व्यक्ति केंद्रित सत्ता से सबक लिया और सत्ता किसी एक को न देकर 5 सदस्यों की डायरेक्टरी बना दी और इन्होंने शासन संभाला। लेकिन जो विधान परिषद थी उसमें जैकोबिन क्लब के मेंबर भी थे और ये अधिक संख्या में थे, तो ये डायरेक्टरी के सदस्यों का विरोध किया करते थे और उनको हटाने की कोशिश या चेष्टा भी किया करते थे। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप में राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। फ्रांस की इस घटना से न केवल फ्रांस को आजादी मिली या फ्रांस को आजाद कराया, बल्कि जो यूरोप था तो यूरोप ने भी इसको एक सबक के रूप में लिया। इसी भाग में अगला क्रियाकलाप है, यहाँ चित्रित जन समूह, उसकी वेशभूषा, भूमिका एवं क्रियाकलाप का वर्णन करें। इस चित्र से क्रांतिकारी उत्सव की कैसी छवि बनती है? इस चित्र को आप देख रहे हैं। क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए। उनमें से एक इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन था। एक गौरवमय इतिहास की आभा को संप्रेषित करने के लिए प्राचीन यूनान और रोम की सभ्यताओं के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है। मंच के बीचों बीच बने पायों पर टिका हुआ ये क्लासिकी मंडप अस्थायी सामग्रियों का बना हुआ था, जिसे जब चाहे तोड़ा जा सकता था। इस चित्र को भी गौर से देखिए। आपको उन विषय वस्तुओं की सूची बनानी है जिन्हें आपने राजनीतिक प्रतीकों के रूप में बॉक्स 1 में देखा था। लाल टोपी, टूटी हुई जंजीर, छड़ों का बच्चीदार गट्ठर, अधिकारों का घोषणा पत्र, पिरामिड समानता का प्रतीक है, जिसे अक्सर एक त्रिभुज के रूप में दिखाया जाता है। इन प्रतीकों की सहायता से इस चित्र की व्याख्या करनी है और स्वतंत्रता की प्रतिमूर्ति
इस महिला मूर्ति के बारे में आपके क्या विचार हैं। आप यहाँ देखें कि अधिकारों का घोषणा पत्र इस महिला के हाथ में है और ये जो छड़ों का बच्छीदार गट्ठर है ये यहाँ पर है और पिरामिड के रूप में आप ये यहाँ देख रहे हैं। तो ये जो चित्र है लिबर्टी स्वतंत्रता, यह किसी महिला कलाकार के द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए यह संभव हो गया कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और हर 2 साल में लगने वाली सैलॉन नामक नुमाइश में अपने चित्रों को प्रदर्शित कर सके। ये जो तस्वीर है ये स्वतंत्रता का नारी रूपक है, अर्थात नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसके आधार पर आपको अपना क्रियाकलाप पूर्ण। आज के अपने इस भाग 3 में हमने देखा कि किस प्रकार से लुई 16 और रॉबेस्पियर का अंत होता है। इसके अगले भाग में क्या होता है उसकी चर्चा